Hello friends, I am Renu. How are you? I hope you all are happy and safe at your home. Teaching is my passion is my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel so that you don't miss any video which are related to geography and history. Today I will start human geography. Firstly, I will explain introductory part of geography. The word geography originates from two words, geo plus graphy. Geo means earth and graphy means description. It means geography is description of earth. फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया कि ज्योग्राफी वर्ड टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है. जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मीनिंग है डिस्क्रिप्शन. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अर्थ सरफेस के ऊपर नेचुरल और कल्चरल फीचर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन या उनका वर्णन ज्योग्राफी कहलाता है. द टर्म ज्योग्राफी वॉज कॉइन्ड बाय इरेटोस्थेनीज, ए ग्रीक स्कॉलर. एक ग्रीक स्कॉलर थे इरेटोस्थेनीज जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था. Three questions arise in geography. When a geographer and researcher go for research, the three questions are arise in front of geographer and they find the answers of these questions. The first question is what? This question is related to identification of pattern of natural and cultural features as found over the surface of earth. जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड, ये हमारे सरफेस के ऊपर नेचुरल और कल्चरल फीचर्स से रिलेटेड है कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर किस तरह के फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं. सेकंड क्वेश्चन इज वेयर एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर नेचुरल और कल्चरल फीचर्स कहाँ कहाँ पर है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. द थर्ड इज व्हाई. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन और कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेसेस एंड फिनोमिना. थर्ड क्वेश्चन नेचुरल और कल्चरल फीचर्स, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन सब की स्टडी हम थर्ड क्वेश्चन में करते हैं. Next topic is branches of geography. There are two branches of geography. First is physical geography and second is human geography. The physical geography focuses on earth natural environments including landforms, water features, plants, animals and other features. Physical features. तो फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं कि जिसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उसमें लैंडफॉर्म, वाटर फीचर्स, लैंडफॉर्म में कॉन्टिनेंट, ओशियंस, वाटर फीचर्स लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, प्लांट एंड एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, एंड अदर फिजिकल फीचर्स. जो अदर फिजिकल फीचर्स हैं जैसे ग्लेशियर हैं, गार्ज कैनियन, उन सब की स्टडी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है और उनके कारण किस तरह के लैंड फॉर्म्स का ओरिजिन होता है, उन सब की स्टडी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. स्टडीज द प्रोसेसेस दैट शेप द फिजिकल एनवायरनमेंट. देयर आर 5 प्रोसेसेस लाइक रिवर, ग्लेशियर, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर एंड एयर. These processes shape the physical environment. ये 5 प्रोसेसेस हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स का इरोजन करके उसको फ्लैट एरिया या उसको अलग अलग शेप में उनको कन्वर्ट कर देते हैं. द सेकेंड ब्रांच इज ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल, वेयर दे लिव एंड व्हाट दे डू. ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और पूरे वर्ल्ड में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहते हैं, किस तरह की वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड द इंट्रैक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट, कि पीपल का उनके एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है. Definitions of human geography. The first definition is according to Redgel. Redgel is the father of human geography. क्योंकि रेडजेल ने ही ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था, इसीलिए इनको
रेड जेल को ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है या हम उसकी स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन सैम्पल, ये अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इसमें क्या बताया गया है, एलन सैम्पल ने बताया कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर अनरेस्टिंग मैन यानी कि जो नेचर का एक्सप्लोटेशन करता है एंड अनस्टेबल अर्थ की अर्थ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज अपने आप को करती रहती है, उसमें चेंजेस आते हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट इन पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट में या प्लेस में ह्यूमन बीइंग और उसके एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। The next topic is approaches of human geography. There are three approaches of human geography. First is deterministic approach, इसे निश्चयवाद अप्रोच भी बोला जाता है। सेकंड इज पॉसिबिलिज्म अप्रोच, संभववाद अप्रोच, एंड थर्ड इज नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, इसे नव निश्चयवाद अप्रोच भी बोला जाता है। द फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बेसिक टीनेट दैट अर्थ मेड मैन। ये अप्रोच किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि अर्थ ने ह्यूमन बीइंग को बनाया है। एनवायरनमेंट इज क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनवायरनमेंट ह्यूमन बीइंग का क्रिएटर है, एनवायरनमेंट ने ह्यूमन बीइंग को बनाया है। ऑल द ह्यूमन बीइंग आर डिपेंड ऑन नेचर और एनवायरनमेंट, कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। Deterministic perspective of man-environment relationship, man is subordinate to nature and environment is dominant on nature। इस अप्रोच में क्या बताया गया है कि मैन नेचर का सबॉर्डिनेट है, लेकिन जो नेचर है या एनवायरनमेंट है वो डोमिनेटिंग नेचर है, वो मैन को डोमिनेट करता है। दिस अप्रोच गिवन बाय E.C. सैम्पल इन 1910। ये अप्रोच 1910 में एलन सैम्पल ने दी थी। This concept is further discussed by Grossman in 1977 में ये ग्रोसमैन ने इसको डिस्कस किया था या इसमें मॉडिफिकेशन किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ डार्विन कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर। ये डार्विन ने कंसेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। इसमें क्या बताया गया था कि जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज होता है या नेचर चेंज होती है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल स्पीसीज उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है तो वो आगे तक सर्वाइव, वो जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर जाती हैं। बाकी जो चेंज नहीं करती हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन नहीं करती हैं, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इस अप्रोच में क्या बताया गया है कि एनवायरनमेंट इज़ पावरफुल एंड मैन इज़ इन्फीरियर, कि एनवायरनमेंट इज़ सुपीरियर एंड मैन इज़ इन्फीरियर, कि जो एनवायरनमेंट है उसके पास सारी पावर है लेकिन मैन के पास कोई भी पावर नहीं है, कि ह्यूमन बीइंग टोटली अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। हर चीज़ के लिए जो भी रिसोर्सेज उसको नेचर से मिलते हैं वो उन्हीं से अपना लाइफ स्पेंड करता है और वो अपने नेचर से डरता भी है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो नेचर की पूजा भी करते हैं कि ताकि जो नेचर है वो शांत हो जाए। तो ये जो कंसेप्ट था ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज द लाइफ ऑफ नोमैड्स और ट्राइबल पीपल लिविंग इन माउंटेन्स और फॉरेस्ट। ये अगर एग्जांपल लें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, इंडिया का, तो वहाँ के जो नोमैड्स हैं या ट्राइब्स हैं वो माउंटेनियस एरिया में ही रहते हैं और वहाँ के फॉरेस्ट के ऊपर वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं।
दे आर टोटली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, फॉरेस्ट, रिसोर्स, कि हर चीज़ के लिए वो अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पानी के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए वो नेचर पर डिपेंड रहते हैं। द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटीज़ बिकम द मदर नेचर, कि फिजिकल एनवायरनमेंट कुछ ट्राइब्स के लिए या कुछ सोसाइटीज़ के लिए मदर नेचर बन गई है। द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचुरल नेचर इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग या प्रिमिटिव सोसाइटी और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कहलाता है। अगर एक रिसेंट का एग्जांपल ले तो मैं आपको बताती हूँ, लोकेस्ट यानी कि जो टिड्डी होती हैं वो पाकिस्तान से इंडिया की स्टेट राजस्थान में एंटर कर रही है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये नेचर की पावर को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इसमें नेचर पावरफुल है और मैन हेल्पलेस है, उसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो उनके ऊपर कंट्रोल कर जाए। क्योंकि जो टिड्डियों का दल था ये पाकिस्तान में भी काफ़ी नुकसान करके आया, और इंडिया की जो 4 स्टेट्स हैं वहाँ की जो क्रॉप्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा रही हैं। लेकिन इसमें भी जो ह्यूमन बीइंग है वो हेल्पलेस है, उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि वो इनको कंट्रोल कर सके। सेकेंड अप्रोच इज़ पॉसिबिलिज्म अप्रोच, इसको संभववाद अप्रोच भी बोला जाता है। इन दिस अप्रोच ह्यूमन वर्ल्ड फ्री टू चूज़ एंड डिसाइड। इस अप्रोच में ह्यूमन बीइंग बिल्कुल फ्री होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। नेचर डिडेंट कंट्रोल दैम, नेचर उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकती। डिटर्मिनिस्टिक जो निश्चयवाद अप्रोच थी उसमें टोटली आदमी के ऊपर, जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर नेचर का कंट्रोल होता था। लेकिन इस अप्रोच में, पॉसिबिलिज्म अप्रोच में, नेचर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। द नेचर प्रोवाइडेड फॉर ह्यूमंस टू एक्सप्लॉइट इट फॉर देयर बेनिफिट्स। इस अप्रोच में जो नेचर है वो ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, और ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिट्स के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। इट कंसिडर्ड ह्यूमन एज एक्टिव एजेंट रादर देन ए पैसिव वन। इस अप्रोच में जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिव है और नेचर पैसिव है, यानी कि मैन इज सुपीरियर एंड नेचर इज इन्फीरियर, कि नेचर का ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो डोमिनेट नहीं कर सकती। इन टेक्नोलॉजी, एटीट्यूड, हैबिट्स, वैल्यूज ऑफ ह्यूमंस विच इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन एक्शंस नॉट द नेचर। इसमें ह्यूमन बीइंग अपनी इंटेलिजेंसी और टेक्निक्स के बेस पर नेचर में चेंजेस कर सकता है। जैसे अगर एक एग्जांपल ले, जो भी फ्लडेड एरियाज़ हैं वहाँ पर रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाकर इलेक्ट्रिसिटी, फिशरीज और चीज़ों में भी उस पानी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि नेचर अपना काम कर रहा था कि उन एरियाज़ में फ्लड बार बार आता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने अपनी इंटेलिजेंसी और टेक्निक के बेस पर वहाँ पर डैम बना दिया, और उस पानी को इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाने लग गया था। तो ये अप्रोच ह्यूमन बीइंग की पावर को रिप्रेजेंट करती है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस अप्रोच। First is the understanding of concept of friction and heat helped us discover fire, कि जो फ्रिक्शन और हीट का जो कंसेप्ट था उसमें ह्यूमन बीइंग को हेल्प मिली आग का आविष्कार करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग डीएनए हेल्प टू एरेडिकेट डिजीज़, कि डीएनए के बाद क्या था कि जो खतरनाक जो बीमारियां थी या जो कुछ बीमारियां थी उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हेल्प टू डेवलप फास्ट प्लेन्स, कि जो थर्मोडाइनमिक कंसेप्ट के बाद से प्लेन्स की जो स्पीड थी उसको इंक्रीज़ किया गया था, कि ये जो सारे काम हैं ये ह्यूमन बीइंग ने किए हैं, ना कि नेचर ने। तो ये अप्रोच ह्यूमन बीइंग की पावर को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड अप्रोच इज़ न्यो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच।
ये जो अप्रोच थी न्यो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, इसको नव निश्चयवाद अप्रोच भी बोला जाता है। ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ न्यो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था और इस अप्रोच को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है। इट स्टेट्स दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड possibilities and scope for development but also put limit on it। इस जो ये कंसेप्ट है, इस अप्रोच में बताया गया है कि नेचर ने ह्यूमन बीइंग को पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं लेकिन वो लिमिट में की हैं। इसका मतलब क्या है कि नेचर ने जो जो रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करवाए हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, उनको रैशनली ही यूज़ करना चाहिए। इट इज़ ए मिडल पाथ बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ये अप्रोच निश्चयवाद और संभववाद, डिटर्मिनिस्टिक और पॉसिबिलिज्म, इन दोनों अप्रोचेस के बीच का पाथ था। यानी कि ना तो ह्यूमन बीइंग पावरफुल है और ना ही नेचर पावरफुल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द मेन एम ऑफ दिस अप्रोच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको सतपोषणीय विकास बोला जाता है, इस अप्रोच का मेन एम था। और वो किस लिए था कि ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज का जो नेचर से हमें मिलते हैं उनका एक्सप्लोटेशन लिमिट में करे, रैशनली करे, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। द न्यू डिटर्मिनिज्म मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर। जो न्यू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है ये मैन की डेवलपमेंट और नेचर, इन दोनों के बीच में बैलेंस को बनाए रखती है कि जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की जाए या उनका विकास किया जाए, लेकिन हमें नेचर का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। ये हमारी न्यू डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी। थैंक यू very much for watching my video. If you like, please share and subscribe my video and channel. Thank you very much.